हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे जागरण संपादकीय अपनी बात 28 मार्च 2026 का डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड और वाक्यांश की आउटलाइनों पर एक नज़र डालते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कि आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे शॉर्ट हैंड विद विवेक तो आपको आसानी से मिल जाएगा। लिखेंगे इसका डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। डिक्टेशन लिखने से पहले एक बार इसकी आउटलाइनों को ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें थोड़े अजीब और अटपटे शब्द आए हुए हैं। सभी स्टूडेंट पैड और पेंसिल लेकर तैयार रहेंगे। डिक्टेशन शुरू करेंगे 5 सेकंड बाद। अगले 1.5 माह में 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार बननी है। नज़रें इस पर टिकी हैं कि इन राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टी क्या वापस जनादेश पाती है या फिर विपक्ष में बैठे दल काबिज होते हैं। जाहिर तौर पर वापसी का बड़ा कारण तो जनहित में लिए गए फैसले ही होते हैं, पर महत्वपूर्ण कारक विभिन्न दलों के नेतृत्व की विश्वसनीयता भी है। एक पहलू नैरेटिव का भी होता है। जनता यह आकलन करती है कि केवल उनका ही नहीं, उनके बच्चों का भी भविष्य संबंधित दल कितना सुरक्षित रख पाएंगे। विधानसभा चुनावों में हालांकि यह सीमित होता है, पर कई बार तो यह पैमाना परिवार और बच्चों से आगे बढ़कर देश तक पहुंचता है। चुनावी राज्यों में ये पहलू प्रभावी रहने वाले हैं। असम को लेकर बहुत असमंजस नहीं है, और इसका बड़ा कारण यह है कि विपक्षी कांग्रेस के नेता भी अपनी तैयारी से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। नेतृत्व, प्रदर्शन और नैरेटिव के मोर्चे पर फिलहाल सत्ताधारी भाजपा काफ़ी आगे खड़ी है। राज्य में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और भाजपा इसके विरुद्ध चैंपियन बनकर खड़ी है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ तमिलनाडु की राजनीति का असर होता है। लिहाजा तमिलनाडु, केरल और सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में देश की रुचि है। बंगाल की जनसांख्यिकी के साथ 15 साल से सत्ता में बनी ममता बनर्जी की जो राजनीति है, उसमें कोई भी यह भविष्यवाणी करने से बच रहा है कि वह चौथी बार सत्ता में नहीं आ सकती। पर एक फार्मूला इन तीनों राज्यों में बहुत प्रखर है, और वह है एंटी इनकम्बेंसी। बंगाल की लगभग 1/4 सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं, और वे नैरेटिव के आधार पर भाजपा के खिलाफ हैं।
ममता की चुनावी शक्ति का यह बड़ा आधार है। लेकिन उन्हें पिछली बार इसका एहसास हो गया था कि जमीन भुरभुरी हो रही है। विकास की तड़प और बदलाव की छटपटाहट भी एक बड़े वर्ग में है। प्रबुद्ध वर्ग के अंदर तृणमूल सरकार की कई नीतियों को लेकर बेचैनी है। संदेश खाली से लेकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिलाओं के साथ हुई निर्ममता ने महिला सुरक्षा और संवेदनशीलता को झकझोर दिया है। विपक्षी दल इसे फिर से याद दिला रहे हैं। ममता सरकार इससे अनभिज्ञ नहीं होगी, लेकिन पता नहीं कि वे भद्रलोक की आकांक्षाओं को निर्मूल करने के लिए क्या कर रही है। माना जा रहा है कि इस बार का बंगाल चुनाव मुख्यतः कोलकाता प्रेसिडेंसी या ग्रेटर कोलकाता में ही लड़ा जाएगा, जहां पिछली बार भाजपा फिसड्डी रह गई थी। हावड़ा, हुगली, दक्षिण और उत्तर 24 परगना तथा नादिया में लगभग 125 सीटें हैं। पिछली बार भाजपा के बड़े नेताओं ने इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार ही नहीं किया था। कोविड के कारण आखिरी के 3 चरणों में प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय लिया था कि चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा। इसे विपक्षी दल भी खारिज नहीं करते कि आखिरी दिनों में होने वाले प्रचार में मोदी कुछ बदलाव तो ला ही देते हैं। बंगाल में 8 चरणों के मुकाबले होने वाले 2 चरणों के चुनाव भी अहम हो सकते हैं। इस बार चुनाव एक सप्ताह के अंदर ही खत्म होगा। इससे उपद्रवियों की गतिविधियां भी बहुत सीमित होने की उम्मीद है। इस सब के बावजूद फिलहाल ममता को खारिज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अपने लंबे राजनीतिक संघर्ष में उन्होंने यह साबित किया है कि वह एक फाइटर है और एक बड़ी हद तक बंगाल के मूड का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी जीत विपक्षी दलों में उन्हें सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित कर देगी, पर यदि वह हारती है तो भाजपा के लिए यह बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र से भी बड़ी जीत होगी। उसे विस्तार के लिए एक नई जमीन मिलेगी और इसका असर 2029 तक जाएगा। पर एक बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि बंगाल की राजनीतिक संस्कृति बदलना बहुत आसान नहीं। केरल में पिछली बार भी एंटी इनकम्बेंसी थी, पर अंदरूनी लड़ाई में कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ माकपा के अगुवाई वाले एलडीएफ से दोबारा हार गया था। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखने वाली माकपा इस बार देश की राजनीति में गुम हो सकती है। वाम विचारधारा की इस सिकुड़न को सिर्फ एक राज्य की विधानसभा से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। जानकार कांग्रेस के गिरते ग्राफ को भी इसी विचारधारा से जोड़कर देखते हैं। बंगाल में वाम दल ममता के हाथों हारे, त्रिपुरा में भाजपा के हाथों और अब केरल में कांग्रेस के हाथों
साफ होने की कगार पर है। केरल में वाम मोर्चे के लिए और बड़ी परेशानी यह है कि वहाँ कमल खिलने लगा है। त्रिवेंद्रम नगर निगम में वाम दलों के 5 दशक के शासन को भाजपा ने छीना है। विधानसभा में पैर जमे तो वाम दलों का हिंदू जनाधार डोल सकता है। ऐसे में केरल कांग्रेस के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक आधा दर्जन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और कांग्रेस को अच्छी खबर कहीं से नहीं मिली। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार ने कांग्रेस को हाशिए पर रखा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार में जरूर प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन इकबाल नहीं मिला। जबकि हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली में भाजपा और राजग ने बाजी मार ली। तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन को सत्ता से बाहर करने की कोशिश कर रहे विपक्षी दलों का भरोसा इस पर टिका है कि एंटी इनकम्बेंसी काम कर जाएगी। यह एक फैक्टर तो है, पर चुनाव के लिए जिस नेतृत्व की ज़रूरत होती है वह फिलहाल उस अन्नाद्रमुक में नहीं दिख रहा जो राजग का नेतृत्व करेगा। सिने स्टारों की इस राज्य में धमक होती है और इस बार विजय के साथ राज्य के युवा दिख रहे हैं, पर यदि वे ही एंटी इनकम्बेंसी वोट ले गए तो स्टालिन की राह आसान हो जाएगी। भाजपा के लिए यह शुभ नहीं होगा, क्योंकि केरल की तरह पार्टी यहाँ भी भविष्य का आधार रखना चाह रही है। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में परिसीमन भी हो जाएगा, सीटों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो जाएगी और महिला आरक्षण भी लागू हो जाएगा। इसलिए SIR के साथ होने वाले इन चुनावों का असर दूर तक दिखेगा। स्टॉप।